बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज की हमारी वीडियो भी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान में जिस वक्त चीज़ें चल रही हैं, जो करंट अफेयर्स है पाकिस्तान की, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा हस्बे मामूल हमारा फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है उसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। जनाब, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कहाँ पे बेहतरी जो है वो लाने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जाना जो है वो ज़रूरी है। दूसरी जनाबे वाला, अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाजा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हॉट टॉपिक्स हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कल पाकिस्तान में जो फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने फैसला दिया था, उनको कलअदम करार दे दिया था। उस हवाले से अपील्स दायर की गई और अपील्स फाइल की गई फेडरल हुकूमत की तरफ से, जो कि निगरान हुकूमत है। और कौन लेकर आया है, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर सिंध हुकूमत की जानिब से भी अपील फाइल की गई थी और फिर बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से भी ये एक्सपेक्टेड है कि उनकी तरफ से भी अपील फाइल की जाएगी। लेकिन आज बड़ी अनहोनी हुई और सिंध हुकूमत ने अपनी अपील जो उनकी दायर उनकी जानिब से कल हुई थी, मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें चली थी, जो वज़ीर आला सिंध है, जो निगरान वज़ीर आला सिंध है, उनकी तरफ से तरदीद आई कि हमने ऐसी कोई अपील फाइल नहीं की। और अगर हुई भी है, सेक्रेटरी सिंध ने अगर की है, कोई चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अगर कोई अपील फाइल की है, तो उसमें वज़ीर आला सिंध की कोई मर्जी शामिल नहीं है या ना ही उनकी डायरेक्शन इसके अंदर शामिल है। सो इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री। और ये चीज़ वाकई में, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध हुकूमत का अचानक यूँ एक कदम पीछे ले लेना, ये वजारत दिफा के लिए काफ़ी जो है ईरानकुन भी और बड़ी सरप्राइजिंग मूव भी है। और फिर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जस्टिस मकबूल बाक़िर हैं सिंध के जो वज़ीर आला हैं, और वो ज़ाहिर है एक जज रिटायर हैं, और सिविलियन जज कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अदालती फैसले जो हैं वो अब जाके फ़ौजी अदालतों में हों और सिविलियंस के हों। ये आई डोंट थिंक कि कोई भी मुहब्बे वतन जो जज है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी जो जजेज़ हैं, मोस्टली उनकी राय यही है कि जो सिविलियंस के मुकदमात हैं वो सिविलियन अदालतों में ही चलाए जाने चाहिए। इस हवाले से अगर इस मामले को थोड़ा सा मज़ीद हम क्लोज़ करके देखें तो ये एक टेस्ट केस हो सकता है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए और उनके जो हामी जजेज़ हैं उनके लिए भी, कि इस मामले को कैसे देखा जाएगा और इस अपील को कौन जजेस सुनेंगे, कौन सा बेंच बनेगा और इस पे क्या एक्सपेक्टेड फ़ैसला आ सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब भी इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा, जो बेंच बनेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे ही वाज़े हो जाएंगी कि इसमें क्या फ़ैसला आ सकता है। जनाब, दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर बड़ा भाग दौड़ कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और कभी वो मिल रहा है नवाज शरीफ साहब से, कभी जंगीर तरीन से, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी से, या बाकी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी अपोनेंट्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहा है। आज अमरीकी सफ़ीर की नवाज शरीफ साहब के से मुलाकात हुई है और अमरीकी एम्बेसी ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो प्रेस रिलीज़, पहले हुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद PMLN ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें ये तासर देने की कोशिश की गई कि अमरीकी सफ़ीर जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म, बकौल उनके अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं, और बहुत सारा सिस्टम भी आपको इस वक्त जो खबरें चलाई जा रही हैं या जो एक तासर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और कंफर्म्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है नवाज शरीफ साहब बकौल मीडिया के। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि मीडिया इस वक्त शैतानियत का किरदार अदा कर रहा है और मीडिया का जो काम है प्रोपेगेंडा करना और जो डिसइंफॉर्मेशन जो है उसका प्रचार करना, अवाम के दिमागों के अंदर ज़ाहिर चीज़ें डालनी होती हैं थ्रू मीडिया, तो वो चीज़ें अभी मीडिया से करवाई जा रही हैं। और नवाज शरीफ साहब का ये तासर है कि वो नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म है। उनसे मुलाकात की जब अमरीकी सफ़ीर ने, और फिर जो प्रेस रिलीज़ आई PMLN की तरफ से, उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि अमरीकी सफ़ीर आए हैं, उन्होंने आकर कहा है कि नवाज शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो मुल्क का बेड़ा पार लगा देंगे
और जो पाकिस्तान की आवाम है उनको अगला वज़ीर आज़म जो है, हमें उम्मीद है कि अगला जो रहनुमा है वो चुनेंगे नवाज शरीफ साहब को। ये PMLN ने तासर देने की कोशिश की। जनाब इसके बाद बड़ी जो मूव हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी। उन्होंने वजाहत तलब की अमेरिकी एम्बेसी से कि आप कौन है भाई, आप खामखा आपने पहले भी डोनाल्ड जो आपका वो डोनाल्ड ब्लूम था, ये जो भी इनका जो सफ़ीर था पिछला, जो भी पाकिस्तान में पहले सफ़ीर था, तो उसने जो मुलाकातें की थी उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और हुकूमत को गिरा दिया गया था। तो अभी आप फिर इस तरह की बातें करना शुरू हो गए, आप फिर जो आपका सफ़ीर घूम रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उसके बाद अमरीकी एम्बेसी ने एक कदम पीछे लिया और एक अपनी प्रेस रिलीज जारी की, और फिर नवाज शरीफ, जंगीर तरीन और जितने भी पाकिस्तान के सियासी बोने हैं, इन सब को उन्होंने सियासी अदाकार करार दिया, जो कि बहुत बड़ा एक जुमला मैं इसको समझ सकता हूँ कि सियासी अदाकारों से उन्होंने कहा जी कि सियासी अदाकारों से आज मुलाकात की अमरीकी सफ़ीर ने, और इस मुलाकात का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान की कौम को ये पूरा हक हासिल है कि उस बंदे को अपना हुक्मरान चुने, या जिसको वो चुनेंगे वही उसका हक है कि वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करे। ये अमरीकी सफ़ीर ने जो मुलाकात की, उसके बाद जो अमेरिका की एम्बेसी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी अदाकार करार दिया है, पाकिस्तानी सियासी अदाकार करार दिया है नवाज शरीफ और बाकी जितने भी सियासी आजकल आपको भागते दौड़ते नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये भी कहा है कि उस मुलाकात का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जनाब ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भुट्टो साहब को सज़ा दी गई थी तो उस वक्त भी बरतानवी और सफ़ीर और उनके जर्नल्स और अमरीकी सफ़ीर और उनके जो इस तरह हायर ऑफिशियल्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो आनियाँ जानियाँ थीं। तो एक तो आप ये चीज़ जहन में रखें कि इमरान खान के हवाले से जो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज एक फ़ैसला जारी किया है, जो कि एक फ़ैसला वाज़े तौर पर नज़र आता है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जैसे कोई ज़ाती दुश्मनी होती है किसी से, वो अपनी हर जो उनको मौका मिलता है वहाँ पे इमरान खान के हवाले से उनका कोई ना कोई मुतनाज़ा चीज़ सामने आती है। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया वो था जो शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त ज़मानत थी, उसके ऊपर उन्होंने जब फ़ैसला दिया तो उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये जो केस है इसके अंदर सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कोर्ट को, ये जो स्पेशल कोर्ट है, उसको डायरेक्शन दी कि आपने 4 हफ्तों के अंदर इस फैसले को सादर फरमाना है, जो भी फैसला है। लेकिन फैसले ये दो ही हो सकते हैं, या उम्र कैद या सज़ाए मौत। और 4 हफ्तों में उन्होंने कहा जी ट्रायल कोर्ट इस केस का फैसला करे और ज़मानत नहीं दी जा सकती ऐसे केसेस में। अच्छा, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अपनी तरफ से उन्होंने आलमोस्ट डायरेक्शन दे दी है, जो कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट है, कि आपने एक तो 4 हफ्तों में फ़ैसला करना है, और फ़ैसला क्या करना है वो भी उन्होंने अपने तफसीली फ़ैसले में लिख दिया है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर देखा जाए इसको तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और पाकिस्तानी कौम को जो है इसके ऊपर अपना रिएक्शन देना चाहिए। जो सीधी सिंपल बात है, इमरान खान कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है। और आई थिंक अगर इस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कहीं ज़्यादा हो चुकी है। और ऐसी सूरत हाल में आई थिंक जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है वो पाकिस्तान की आवाम का इंटरेस्ट और पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन इस पर क्या होता है। या रिएक्शन से हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम जो बाहर निकले और 9 मई वाले को अल्लाह ना करे इस तरह की कोई उल्टी सीधी चीज़ें हों, लेकिन एटलीस्ट आपका एक पुरअमन रिएक्शन जो है इसके ऊपर आना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर KPK की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो 2 कन्वेंशंस हुए, चारसदा और दूसरा भी चारसदा में इनफैक्ट हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त एक रिस्पॉन्स दिया KP की आवाम ने। और वी शुड एक्सपेक्ट कि पंजाब के अंदर भी, आल्दो पंजाब की ऐसी तारीख नहीं है, पंजाब के अंदर चीज़ें जो हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है, तो पंजाब में ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर भी अगर इस तरह का रिएक्शन आता है या पाकिस्तानी कौम जो है अपने मुस्तकबल के साथ किसी को नहीं खेलने देती, तो फिर चीज़ें बदल भी सकती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आपकी गोश गुजार करता चलूँ कि इमरान खान को ये जो
खबरें फैलाई जा रही हैं अदालतों के हवाले से, या जो मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान को सजाए मौत हो सकती है या फिर जो है वो उनको उम्र कैद हो सकती है, तो जनाब एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी केस उसको बना देना किसी के ऊपर। अच्छा, मैं छोटा था तो मैं मतलब हमेशा हम सुनते थे कोई लड़ाई झगड़ा किसी के दरमियान हो जाए तो अक्सर लोग करते ये हैं कि वो अगर कोई छोटा मोटा वाक़या है, किसी की हाथापाई हुई है, तो अगर कोई चाहता है कि यार पुलिस के पास जब केस जाए तो वो दूसरे को डोमिनेट कर ले या उसके ऊपर जो हावी हो जाए, तो बीच में जाके ऐसी दफात डलवा देते हैं, किसी की उंगली टूट गई, किसी का दांत टूट गया, या समटाइम ये भी होता है कि बहुत से जो सियाने लोग होते हैं अपने आप को कट शट लगा लिया और जाके तो पर्चा बना दिया कि ये इरादा कत्ल 324 या जो भी उसकी दफात हैं, वो दूसरा अपना केस मजबूत करने के लिए। तो फिर अगर इस तरह के केसेस जब बन जाते हैं तो उनको साबित करना मुश्किल हो जाता है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए प्रूफ्स आपको देने पड़ते हैं, जो कि साइंटिफिक टाइप के प्रूफ्स होते हैं, वो देने पड़ते हैं। समटाइम्स आपको उसमें मेडिकल रिक्वायर्ड होता है, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तब जाके प्रूफ होता है, तो फिर ही किसी को जो है वो इसके ऊपर सज़ा हो सकती है। तो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने से या कह देने से कि यार ये उसने किया है तो उस पर ये सज़ा बनती है, ये काफ़ी नहीं होता, उसको प्रूफ भी करना पड़ता है, और प्रूफ करना इतना कोई आसान नहीं होता। और ये चीज़ मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से आज आपसे मुखातिब होकर ये बात आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं, इनमें किसी किस्म की कोई ना सच्चाई है और ना ये इतना कोई आसान काम है। ये कोई खाला जी का बेड़ा नहीं है कि इमरान खान को पकड़ेंगे और सजाए मौत दे देंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। मौजूदा सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये इम्पॉसिबल है कि इमरान खान कोई ऐसा शख्स नहीं है कि आप उसको पकड़ें और सजाए मौत दे दें। इज़ अ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। ये को पाकिस्तान की पूरी तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर अगर कोई कायद आज़म की बात है तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब को यूं ट्रीट करना इतना कोई आसान काम नहीं है। ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ये बेसिकली आप में, मुझ में, हम सब में मायूसी फैलाने की कोशिश है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होना है वहाँ पे अवाम ना निकले, मायूस होकर बैठ जाए, दुबक पर बैठ जाए और फिर अपनी मर्जी से ये जो सारे फ्राडियों का टोला जो इस वक्त घूम फिर रहा है, जो दिन राता फिर रहा है, इनको अब हुकूमत दें और ये आके आपके मुस्तकबिल का फैसला करें, मुल्क को बेचें, खाएं, लूटें, जो मर्जी करें, प्लाटिंग करें, इसकी बेच दें, हमें से कोई लेना देना नहीं है, हमारे काम ये आते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और, जो हमारे PMLN में जो हमारे दोस्त हैं या जो मियाँ साहब से जिनकी एफिलिएशन है, उनसे मैं उनको बताता चलूँ कि एक चीज़ याद रखिएगा कि मियाँ साहब अगर इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाते हैं तो वो बड़े कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स होंगे और उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और शायद इस दफ़ा वो जो हमेशा एक बात पे स्टैंड लेते थे कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, शायद वो ये भी ना कर सकें। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं उनके अपने केसेस की वजह से। उनके ऊपर जो केसेस थे और बड़े संगीन केसेस थे, सज़ा याफ्ता है मियाँ साहब, तो अगर वो आते हैं तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, उनसे सिर्फ पर्चियाँ साइन करवाई जाएंगी, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और याद रखिएगा मेरे पाकिस्तानियों, कि अगर हमने सियासी लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, मतलब सिविलियंस ने अगर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो दे हैव टू सिट टुगेदर टू डिस्कस फ्यू थिंग्स, दे हैव टू सिट टुगेदर टू डिसाइड फ्यू थिंग्स हाउ पाकिस्तान विल गो मूव फॉरवर्ड। दे हैव टू डिसाइड एंड पॉलिटिशियंस हैव टू डिसाइड दिस ऑल, कि कैसे पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। ये डिसाइड पॉलिटिशियंस ने करना है, ये पॉलिटिशियंस को मिलकर बैठना पड़ेगा और अपने तमाम इख्तलाफात को बुलाकर बैठना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे वी कैन मूव फॉरवर्ड। हमारे पास सिर्फ ये एक रास्ता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो अदर वे टू ब्रिंग पाकिस्तान आउट ऑफ दिस वर्स्ट सिचुएशन। हम जिस वर्स्ट सिचुएशन में इस वक्त हैं, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम पाकिस्तान को इस सूरत हाल से बाहर ला सकें। एक ही रास्ता है और वो है पॉलिटिशियंस का मिलकर बैठना। ये मेरा ईमान है और मैं इसके ऊपर कायम हूँ। और एक मेरा मतलब एक वाज़े तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को अगर इस सूरत हाल से कोई निकाल सकता है तो पॉलिटिशियंस का मिलकर बैठना और एक वाज़े पॉलिसी बनाना है कि हमने पाकिस्तान को चलाना कैसे है। अगर ये नहीं बैठेंगे तो इसी तरह मार खाते रहेंगे। इनके साथ ना किसी ने हमदर्दी करनी है और ना इन्हें किसी ने चलने देना है। ये वाज़े और बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस फार्मूले पे जो पॉलिटिशियंस अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। नहीं करेंगे, इस पर नहीं इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस 0% है। मैं समझता हूँ 0% चांसेस है। आप जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी आप ये सारे लोगों को इकट्ठा कर लें, आप सबको ये जितनी जमातें हैं सबको
मिलाकर बैठा लें, फिर भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एक तरफ वो जमात है जिसके पास 80% 90% वोट्स हैं, और एक तरफ ये सारे लोंडे लपाड़े हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है इनके पास। तो ये सूरत हाल है। ये आपको सिर्फ मायूस करने के लिए इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। आपने कमिटेड रहना है और अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर नज़र रखनी है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें भरपूर आपने शिरकत करनी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आना है और बड़ी तादाद में आपने निकलना है। आपने अपना वोट बैंक जो है उसको साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट बैंक है, असल वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये चीज़ जब साबित कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी हो जाएंगी। जनाब दूसरे हिस्से की तरफ अब बढ़ते हैं कि इस वक्त इसराइल के साथ क्या हो रहा है। देखें, फ़लस्तीन को डोमिनेट तो कर रहा है इसराइल, इसमें कोई शक नहीं है, और इट वाज एक्सपेक्टेड कि इसराइल जो डोमिनेट करेगा। उसकी वजह यह कि इसराइल इज़ वन ऑफ द बिग मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। इसराइल एक बड़ी फौजी ताकत है दुनिया के अंदर, देखा जाए तो एक बड़ी फौजी ताकत है, बिकॉज इसराइल के पास जदीद तरीन असलहा है, एक बड़ी उसके पास बड़ी कमिटेड किस्म की फ़ौज है, उसके पास बड़ी ट्रेंड फ़ौज है, दुनिया का जदीद तरीन असला उनके पास है। तो ये तो वाज़ेह था कि इसराइल जो डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट भी कैसे कर रहा है कि इसराइल ने जुल्म जबर के जो पहाड़ हैं वो तोड़े हैं इसराइल में, फ़लस्तीन में, और बच्चों को, औरतों को उसने निशाना बनाया, जो कि जंगी बर्बरियत और जंगी जराइम के अंदर ये चीज़ साबित होती है। इसमें स्पेन ने इवन ये तक कहा है कि इसराइल के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि किसी किस्म का असला ख़रीद सके। इसराइल जिस तरह बच्चों को टारगेट कर रहा है, जिस तरह ख़वातीन को टारगेट कर रहा है, तो इसराइल के ऊपर जो है पाबंदी होनी चाहिए। सो इसराइल की जो सबसे बड़ी जो इस वक्त नाकामी है वो ये है जनाब वाला कि इसराइल को यूरोप के अंदर बहुत बड़ा इस वक्त दचका लगा है, जब यूरोप का तमाम मीडिया इसराइल के पीछे पड़ चुका है और इसराइल को लताड़ना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब अल-शिफा अस्पताल में उन्होंने कब्ज़ा किया था, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया पे कुछ फुटेजेस जारी की थी कि इसराइल ने कंपाउंड तलाश कर लिया है हमास का, और वहाँ से हमास के जो अड्डे हैं, या आप कह लें कि उनका जो हेडक्वार्टर था उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। जनाब बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, बीबीसी ने कहा कि जब ये सारा चीज़ें वहाँ पे दिखा रहे थे मीडिया वाले, जो फौजी थे इसराइल के, तो उस वक्त हमारी टीम भी वहीं पे थी, और हमने देखा कि इन्होंने ख़ुद से असला अपने पास से रखा है वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, और फिर बाद में बुलाकर मीडिया को कहा कि देखें हमने हमास से ये असला पकड़ा है। इसके ऊपर ब्राज़ील के जो सदर हैं वो भी बोले हैं, उन्होंने कहा जी कि इसराइल जिस तरह ये बच्चों को मार रहा है, फ़लस्तीनियों औरतों को मार रहा है, तो मैंने ये कभी भी मिसाल नहीं देखी किसी जंग में भी कि इस तरह टारगेट करके फ़लस्तीनी बच्चों को जैसे इसराइल मार रहा है, कि कहीं भी किसी भी जंग में मैंने ये मिसाल मेरी नज़रों से नहीं गुजरी कि किसी भी फ़ौज ने निहत्ते शहरियों को, निहत्ते बच्चों को और ख़वातीन को निशाना बनाया हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब इस वक्त एक बहुत बड़ा जो रिएक्शन है वो यूरोप के अंदर ख़ासकर आ रहा है, और मुसलमानों के अंदर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हम तो हैं ही नहीं इस काबिल, हम तो न 3 में न 13 में, लेकिन जो ज़िंदा अक़वाम हैं जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं वो इसके ऊपर रिएक्शन दे रही हैं। और इसराइल के लिए सबसे बड़ा जो एक मामला है, जो सबसे बड़ी जो पसपाई है, सबसे बड़ी जो उसके लिए मुश्किल है वो यही है। जनाब जो अमेरिकी सदर हैं कहीं जा रहे थे, शायद सैन फ्रांसिस्को के किसी दौरे पर थे, तो वहाँ पे रिएक्शन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे आम लोगों ने, आम शहरियों ने उनका दाखिला बंद कर दिया। एक पुल से उन्हें गुजरना था, उस पुल को उन्होंने बंद कर दिया कि आप ये जो इसराइल का साथ दे रहे हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वीडियो हमारी यहीं तक, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले जो वीडियो होगी उसमें इंशाअल्लाह के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।